नमस्कार, बहुजन संवाद में नमस्ते। आपका स्वागत है। आज है रविवार। आप जानते हैं, आज रविवार को हमारा कार्यक्रम होता है सप्ताह का व्यक्तित्व। इसमें हम किसी ऐसे व्यक्तित्व से आपका परिचय कराते हैं, जो बहुजन के लिए सतत संघर्ष करता रहता है, अपने साहित्यिक चेतना के माध्यम से, वैचारिकी के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से और सड़क पर उनके साथ संघर्षों में भी। अभी-अभी बीता है आदिवासी दिवस। आदिवासी दिवस पर पूरे देश के पैमाने पर जो उनकी दबी हुई कुंठा है, इच्छा है और उनका जो दमन, शोषण, उत्पीड़न हो रहा है पूरे देश के पैमाने पर या यूँ कहें कि दुनिया के पैमाने पर। आदिवासियों को माना जाता है, जानवर मान लिया जाता है, वनवासी कहा जाता है, जंगल में रहने वाले असभ्य अपना लोग हैं। तो इस पीड़ा को अपने आप में समाहित हुए, उनको मुखर आवाज देने वाले साथी आज हमारे साथ हैं, डॉक्टर माधव परसराम सरकुंडे। सरकुंडे जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्ते। हम सब शुरुआत में ही हम ये जानना चाहेंगे कि आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में। आप कहाँ पैदा हुए? किन सामाजिक परिवेश में आप पैदा हुए और आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी? हेलो। जी। दूसरा फ़ोन आया था, वो फ़ोन आया था इसलिए आवाज़ नहीं आ रहा था। वो भी चैनल वाले हैं अच्छा। बम्बई के, उनको भी जी, मेरा एक जी, जी, जी। व्यक्ति आई आज। जी, ठीक है, जी सर। शुरू करो आप। हमें कहेंगे कि हम चाहेंगे कि आपका प्रारंभिक परिचय, आप कहाँ पैदा हुए? आपकी पारिवारिक सामाजिक पृष्ठभूमि क्या थी? मैं एक यवतमाल जिला है महाराष्ट्र का। यवतमाल जिले का एक तहसील है, तालुका प्लेस है, पुसद करके। वहाँ के पुसद फेमस है क्योंकि सुधाकर नाइक, वसंतराव नाइक 2 मुख्यमंत्री वहां से हुए हैं। वो उस तालुका में एक तालुका के ईस्ट में पूर्वी दिशा में एक पालू करके एक गांव है हमारा। 37 यानी 37 हाउसेस है हम आदिवासी के। उस गांव में मेरा जन्म हुआ और ये सब महाराष्ट्र की आंध जमात है, ये आदिवासी की आंध। बहुत ये कम जिले में रहती है, यहाँ पे 2-4 जिले में ये इसकी आबादी है, ये समाज की, आदिवासी जमात की। वहां पे मेरा जन्म हुआ और मेरे गांव में 100 साल मेरा गांव ऐसा हिली एरिया में था, टेकड़ी पर्वतीय एरिया में था और उसके 3 बाजू में नदी थी। इसलिए हमारे गांव में 100 साल कोई 4 व्हीलर नहीं आई, 4 पाई गाड़ी कभी भी नहीं आई, 2 व्हीलर भी नहीं आती थी। हम पैदल जाते थे वो नदी मैंने पार करके। तो 1965 में नेहरू जी के देहांत के बाद हमारे गांव में स्कूल आई जिला परिषद की, और उस गांव में मैं पढ़ा हूं और हमारा एक कुटुंब पढ़ा उसमें। एक मुसलमान शिक्षक था और उन्होंने हमारे गांव में आदिवासी को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत ली, लेकिन आदिवासी कोई सुनते नहीं थे लड़के। वो ये उनके माँ बाप भी नहीं सुनते थे। वो जंगल में जाते थे, काम करते थे, वो शिकार करते थे। अपने रोजी रोटी का प्रॉब्लम था, इसलिए वो पढ़ाने में उनका दिल नहीं था, पढ़ने में इनका दिल, स्कूल में कोई जाते नहीं थे। लेकिन हमारे घर के गए तो मेरे अंकल महाराष्ट्र में पहले आईएएस हो गए, कलेक्टर हो गए। और हमारे कुटुंब के बहुत बड़ा कुटुंब है। मेरे पिताजी को 5 भाई थे और सभी भाई के लड़के पढ़े, और कोई डॉक्टर हो गया, कोई तलाटी हो गया, कोई प्राचार्य हो गया, कोई प्राध्यापक हो गया, कोई कलेक्टर हो गया, कोई
नर्स हो गया, कोई टीचर हो गया, सभी पढ़े, लेकिन गांव में के इतर यानी अन्य लोग कोई नहीं पढ़े, शिक्षा नहीं नहीं ली उन्होंने, उसका महत्व ही नहीं। ऐसे गांव में से मैं पढ़ा हूं। और एक बात हुई कि मैं भी नहीं पढ़ा, मैंने तीसरी क्लास से स्कूल छोड़ दिए मैंने, और 6 साल मैं इधर उधर घुमा, काम हम गांव ही छोड़ते, खाने के बहुत पाले पड़ते थे, क्योंकि दुष्काल था, वो कोई काम नहीं लगते थे, गांव छोड़ के हम बाहर गांव गए। और एक मालिक के खेत में हम साल गड़ी करके कहते इसको, साल से यानी साल के हिसाब से काम करते थे। मैं भी एक सालदार हुआ, गड़ी हो गया काम करने वाला, और मेरे पिताजी भी, और 6-7 साल मैंने वहां पे काम किया। और वो एक मालिक के घर में मुझे किताब मिली पढ़ने के लिए, बाबा साहेब आम्बेडकर की, और पढ़ के मैं इतना प्रभावित हुआ, इंस्पायर हुआ, तो मैंने बताया कि फिर से मुझे स्कूल जाना है, और मैंने फिर से स्कूल ज्वाइन की, और एमए इंग्रजी, सोशियोलॉजी, पीएचडी, डीलिट भी मिली मुझे साउथ इंडिया के यूनिवर्सिटी से डीलिट भी मिल गई। और ऐसा ये मेरा बैकग्राउंड है। जी जी माधव भाई, आपने प्राइमरी शिक्षा तो अपने गांव में आप प्राप्त किए, उसके बाद आपका एडमिशन कहाँ हुआ? उच्च शिक्षा के लिए हाई स्कूल, इंटर या डिग्री के लिए हाँ, आप कहाँ गए? हाई स्कूल हमारे गांव से पुसद तहसील है ना, तालुका पे, वहां पे शिवाजी स्कूल करके है, शिवाजी के नाम पे स्कूल निकाली है, मराठों की स्कूल है, वो पाटिल लोगों की स्कूल है। वहां पे मैंने एडमिशन लिया, हॉस्टल में भी एडमिशन लिया, और 7वीं क्लास से वहां से 10वीं तक मैं पढ़ा हूं, और 10वीं में मैं मेरिट आया था, प्रावीण्य प्राप्त किया था। लेकिन हम जंगल में रहते थे, एक मालिक के खेत में मेरे पिताजी रहते थे, और धूपकाले में रिजल्ट लगा तो वो पेपर वाले आ गए ढूंढते ढूंढते मुझे, क्योंकि उनको फोटो चाहिए था मेरा। तो हमको लगा कि हमको पकड़ने के लिए आए, जेल में डालेंगे। हम सब उनके जंगल में छुप गए, भाग, और इसलिए पेपर में फोटो नहीं आया मेरा उस दिन। दूसरे दिन जी सिर्फ नाम आया, क्योंकि पिताजी भी अनपढ़ है थे, माताजी भी अनपढ़ थी, भाई भी अनपढ़ थे, और हमारे यहाँ छुआछूत बहुत चलता था। आदिवासी को भी अस्पृश्य समझते इधर लोग, अभी भी समझते कुछ कुछ एरिया में, और ये देखते कि ये ऐसे ही लोग हैं, इनको कुछ समझता नहीं, ये ऐसे पागल है, अडानी है, इनकी नियति सेवा करना है, ऐसे समझते, इसलिए हमको किसने कुछ बताया नहीं। लेकिन बस जब मैं मार्कलिस्ट लेने के लिए गया, मार्कशीट, तो हमारे टीचर ने बताया कि अरे आपका फोटो आने वाला था, आप जंगल में भाग गए, पत्रकारों ने बताया, इसलिए नाम ही आया। बोले उस तो नहीं हुआ है। तो हाई स्कूल में 10वीं तक पढ़ा। उसके बाद मैं मुख्यमंत्री वसंतराव नाइक के कॉलेज है, फुल सिंह नाइक महाविद्यालय करके है, वहां पे मैं साइंस में पढ़ा हूं। लेकिन साइंस में मेरा दिल नहीं लगता था, क्योंकि लिटरेचर में मुझे जीवन खोजना था, और साइंस में मुझे वो पूरा यानी सूखा सूखा लग रहा था, वो उसके इक्वेशन, वो मेरा जीवन वहां पे नहीं दिख रहा था साइंस में। और कोई समाज समझाने वाला भी नहीं था कि साइंस पढ़ने के बाद आपको अच्छी नौकरी लगती है, बड़े इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन मेरा इंटरेस्ट था, मैं पढ़ा शुरू से ही, 7वीं से ही मैं लिटरेचर पढ़ता था, और वो लिटरेचर में खास करके फॉरेन लिटरेचर और दलित लिटरेचर पढ़ता था। और मैं ये देखता था कि मेरे लोगों का कोई इस लिटरेचर में
कोई कहानी नहीं है, कथा नहीं है, कविता नहीं है। मेरे लोग नहीं है क्या? मेरे लोगों को कोई भावना नहीं है क्या? उनके कोई दुख नहीं है क्या? वो किसने क्यों नहीं लिखा? इसलिए मैं लिटरेचर में ढूंढता था हमारे लोगों का जीवन, तो इसलिए मैं लिटरेचर पे आ गया। और वो 12वीं करके वहां से मेरा स्कूल में गांव बदल दिया, मैं मेट्रोपॉलिटन अमरावती में आया। जी 12वीं तक मैंने, 12वीं तक यहाँ पे। फिर उसके बाद आप ग्रेजुएशन कहाँ से किए? ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आदि पढ़ाई? ग्रेजुएशन मैंने अमरावती में की। अमरावती एक डिवीजन लेवल का, यानी मेट्रोपॉलिटन महानगर पालिका का एक शहर है। और वहां पे ब्रिटेन के जो किंग एडवर्ड थे, उन्होंने एक कॉलेज यहाँ पे खड़ा किया। उनका कॉलेज आरंभ उन्होंने वहां पे किया, वो किंग एडवर्ड कॉलेज करके। और बाद में स्वतंत्र प्राप्त होने के बाद कॉलेज का नाम बदल दिया। वो कॉलेज का नाम रखा है विदर्भ महाविद्यालय। पहले वो केईसी था, किंग एडवर्ड कॉलेज। वहां पे मैंने सोचा कि मेरे 7-8 साल तो गए ऐसे, तो अब शिक्षा लेना है तो अच्छी लेनी है। तो वहां पे ऑनर्स करके इंग्लिश मीडियम था। ग्रेजुएशन मैंने सभी सब्जेक्ट इंग्लिश ले लिए। बीए को मराठी भाषा होने के बावजूद भी मैंने मराठी नहीं ली, उसके जगह मैंने सप्लीमेंट्री इंग्लिश ली, इंग्लिश कंपलसरी, लिटरेचर लिया, और पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री ये भी इंग्लिश में लिए। और वहां से अच्छे तरह से मैंने ग्रेजुएशन किया। तो ऐसा मेरा वहां पे ग्रेजुएशन हुआ। अच्छा सर, उस समय आपके विद्यार्थियों में आपके साथ कुछ भेदभाव की भी शिकायत आपको रही होगी? सब लोग आपको आदिवासी या वनवासी या इस तरीके से हे दृष्टि से देखते थे, या वहां को समानता का बोध होता था कॉलेज में? नहीं, समानता नहीं थी। ऊपर ही बताते थे वो, लेकिन क्लास में नाम लेने के बाद, और मेरी जात क्या है, मेरी जाति क्या है, मैं आदिवासी हूँ, तो हर मेरे मित्र वो आदिवासी इधर आ रहे ऐसे बताते थे। तुम आदिवासी हो, तुमको कुछ समझता नहीं, तुम जंगल के काय के क्यों इधर आए हो, जंगल में जाओ बाद फिर से। और मैं ग्रेजुएशन होने के बाद मुझे एमए को एडमिशन ही नहीं दे रहे थे। अच्छा। वो हमारे ओपी भटनागर करके एक ब्राह्मण टीचर थे, और मैं वो पूरे अमरावती यूनिवर्सिटी में अकेला स्टूडेंट एमए अंग्रेजी करने वाला था, अकेला। आई वाज ओनली वन स्टूडेंट, ओनली स्टूडेंट हु वाज परस्यूइंग एमए इन इंग्लिश। फिर भी वो एडमिशन नहीं दे रहे थे, क्योंकि मैं खेड़े पे रहता था, कम से कम 100 किलोमीटर दूर रहता था। और वो क्या करते थे, भेदभाव का एक उत्तम नमूना आपको बताते। एडमिशन आपने कागज पत्र यानी एप्लीकेशन करने के बाद, वो वीएमई वाले, विदर्भ महाविद्यालय वाले, एक लेटर यानी पोस्ट कार्ड भेजते थे जी। वो पोस्ट कार्ड भेजते थे, तो वो पोस्ट कार्ड को कलर लगाते थे, वो कलर का पोस्ट कार्ड भेजते थे। और वो आदिवासी के लिए वो रेड कलर का भेजते थे, और वो समझते कि ये रेड कलर ऐसे है। अभी पीला भेज रहे हो, पीला लोग आदिवासी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, पीला कार्ड, पीला कलर, वो आप पीला कलर कार्ड भेज रहे हैं, तो ऐसे है। और दलितों को वो नीला भेजते थे। तो मुझे एडमिशन ही नहीं दे रहे थे। तो एक दलित थे, भीमराव वाघमारे करके यूनिवर्सिटी में, उसके भाई मेरे साथ पढ़ते थे। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बताया, चलो मैं आता हूं तुम्हारे साथ।
तो आ गए और ओपी भटनागर को बताया ये लड़का आदिवासी का है, पढ़ना चाहता है, बहुत दूर से आया, जंगल से आया, नहीं पढ़ने देते इनको तो हम कोर्ट में जाएंगे। तो उसके बाद उन्होंने मुझे एडमिशन दे दिया। कोर्ट की धमकी देने के बाद उन्होंने मुझे एडमिशन दे दिया। जी, तो इस तरीके से आप अपने बैच के आप अकेले विद्यार्थी थे एमए में? मैं अकेला 2 अमरावती और नागपुर यूनिवर्सिटी में एमए अंग्रेजी करने वाला 2 यूनिवर्सिटी में अकेला था मैं। उन्होंने अच्छा, पता लगाया। जी, तो उस समय आप अंग्रेजी साहित्य में तो आप बहुत सारे साहित्य से आप परिचित होंगे, अपना हुए होंगे। हिंदी का तो साहित्य आपको पढ़ने को नहीं मिला होगा, लेकिन हिंदी का अपने भी रचना साहित्य का पढ़ा, बहुत हिंदी का भी पढ़ा, महादेवी वर्मा का पढ़ा, हिंदी का भी पढ़ा, तो खुशवंत सिंह फिर के हिंदी के भी पढ़ते थे। अभी आप कह रहे थे कि आपके समाज का चित्रण, आपके समाज का साहित्य आपको पढ़ने को नहीं मिला, तो आपको प्रेमचंद मिले यस, होंगे, आपको तरह तरह की गोरकी मिले होंगे। आपने उसमें इन लोगों को नहीं पढ़ा? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, तो फिर आप आपके साहित्य में आप पढ़ने के बाद, अंग्रेजी के बाद, तो आपको कहाँ से मतलब ये कोई प्रेरणा मिली? उस समय ये कौन सी पुस्तक आपने ऐसा पढ़ा जिससे आप बहुत ज्यादा प्रभावित हुए? ये बाबा साहेब का चरित्र था, मैं कैसा, जी, यानी मेरा जीवन कैसा बदला, ऐसा एक किताब था वो। और वो किताब में देखा उनका जो जीवन का संघर्ष था, वो संघर्ष मैंने पढ़ा और मैंने सोचा कि एक आदमी दुनिया के लिए इतना कर सकता है, समाज के लिए इतना कर सकता है। तो मैंने मुझे ही सवाल किया कि माधव, तुम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हो? खुद का जीवन खड़ा करना है तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। और समाज व्यवस्था के भी मैं पढ़ाई करता था, समाज व्यवस्था कैसी है यहाँ पे। अगर आज भी अगर आपको आगे जाना है, आपके जो समस्या है, जो प्रश्न है, जो दिक्कतें है, उनको आपको ओवरकम करना है, तो व्यवस्था समझ लेना एक बहुत बड़ी बात है। पहले आपको व्यवस्था समझ लेना चाहिए। यहाँ की जो सोशल सिस्टम है, वो सोशल सिस्टम चाहती है कि तुम जहां हो वहां पे रहना है चाहिए। हमारे यहाँ बहुत बड़े एक संत हो गए तुकाराम महाराज, उसका एक अभंग नहीं है उनका अभंग, लेकिन उनके नाम पे वो उनके गाथा में घुसाड़ दिया है। उनकी एक गाथा है अभंग की, उसमें घुसाड़ दिया है। और उसमें वो 600 साल से वही अभंग हमको सुना रहे हैं। ठेविले अनंत तैसे से रावे चित्ती असुदेवे समाधान। वो उसका मतलब है कि परमेश्वर में आपने तुमको जो जैसा रखा है तुम वैसे ही रहो, और तुम्हारे चित्त में, तुम्हारे मन में समाधान रखो कि तुम गरीब हो तो गरीब हो रहो, झोपड़ी में हो तो झोपड़ी में रहना चाहिए, और तुम दलित आदिवासी हो तो आदिवासी रहना चाहिए। कोई संघर्ष करके ऊपर नहीं आना चाहिए। ये परमेश्वर की इच्छा है, ऐसा बताया। और परमेश्वर की इच्छा कौन तोड़ता भाई? तो उसको तो उल्लंघन नहीं कर सकते। ऐसे ये धार्मिक सिस्टम यहाँ पे है, वो सोशल सिस्टम, वो धार्मिक सिस्टम चलाती है। वो समझने के बगैर तुमको आगे नहीं जा सकते तुम, और संघर्ष नहीं कर सकते। जब दैववादी फैटलिस्ट बन गए, तुम दैववादी बन गए, नसीब सब कुछ है तो नसीब में जो लिखा है उसके बगैर कुछ नहीं होता, ऐसा माना, तो तुम संघर्ष नहीं कर सकते। क्योंकि तुम्हारी कंडीशन जो है, तुम्हारी अवस्था है, तुम गांव में क्यों है, तुम झोपड़ी में क्यों है, लोग तुमको नीच क्यों समझते? तो दिस इज अ डिवाइनली ऑर्डेन, ये परमेश्वर का आदेश है, ऐसे वो बताते। तो हमने पहले परमेश्वर से ही पंगा ले लिया कि तू क्यों बोलता हमको ऐसा।
और वहां से हमारा आरंभ हो गया। हाँ सर, तो अच्छा माधव जी, ये अच्छा माधव जी, तो हेलो यस जी सर। बात हाँ, आप कुछ कर। अब ये था कि सबसे ज्यादा आपको विद्यार्थी जीवन में कहाँ से प्रेरणा मिली? ऐसे कोई अपने विद्यार्थी जो सहपाठी है या कोई शिक्षक है जिनसे आपको प्रेरणा मिली हो, उनके बारे में भी आप कुछ बताएं तो ठीक रहेगा। यस सर, मुझे वो विदर्भ महाविद्यालय में मैं जब पढ़ता था, वहां पे एक एम ए नारे करके एक टीचर थे, एम ए नारे। वो मुझे बहुत प्रोत्साहन देते थे। वो बताते कि लड़के भी आपको आदिवासी आदिवासी बताते, कोई टीचर भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। और उन्होंने बताया कि कोई डिसमे नहीं होना आप, यानी अपने बुरा मत मानना और नाराज मत होना। तो पढ़ाई करो, और पढ़ाई से आगे, पढ़ने से आगे आदमी आगे बढ़ जाता है। और दूसरा एक टीचर था, चंद्रकार सर थे वो, चंद्रकार नाम था उनका। वो इंदिरा गांधी के पीए रहे हुए थे। वो बहुत बढ़िया आदमी थे। तो वो मुझे किताबें पढ़ने के लिए किताबें देते थे अच्छे अच्छे। और वो बताते थे, लिंकन का किताब दिया था मुझे उन्होंने, अब्राहम लिंकन का। तो वो हम पढ़ते थे किताबें, और बताए ये देखो बोले, ये निगरो कैसे आगे गए। तुम यहाँ भारत में तुम आदिवासी, और उधर अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में वो निगरो की कंडीशन ऐसी है। लेकिन देखो उनका संघर्ष कैसा है। डब्ल्यू.बी. डुबॉइस करके वो वहां का निगरो का नेता था। फेडरिक डगलस के वो उसका चरित्र मुझे उन्होंने दिया। बाद में बुकर टी वाशिंगटन का चरित्र दिया। तो ये मैं पढ़ता था। मार्कस गार्वे का चरित्र दिया। और ये पढ़ के मुझे अच्छा ऐसा लगा कि कोई कठिनाई नहीं है। और उन्होंने एक मुझे वाक्य बताया था, एक सेंटेंस बताया था, देयर इज नथिंग हार्ड इन दिस वर्ल्ड इफ यू डेयर टू स्केल हाइट ऑफ द स्काई। अगर आप आकाश पे चढ़ना चाहते हो, इतना प्रयास करते हो, तो आपके लिए कोई कठिनाई नहीं, कोई यानी प्रॉब्लम नहीं है। मेहनत करो, मेहनत रंग लाती है, मेहंदी नहीं रंग लाती है। और मैं अभी बताता हूँ लोगों को, मेहंदी नहीं रंग लाती है, मेहनत रंग लाती है। मेहनत करो, पढ़ाई करो, संघर्ष है तो तुम्हारा, लड़ाई तो तुम्हारी समाप्त नहीं हुई। इसलिए मेरे 10 यानी पोएट्री के किताब है मेरे संग्रह 10। एक अभी आया, उसका नाम है युद्ध अजून संपले नहीं। लड़ाई अभी, ये युद्ध है अभी समाप्त नहीं हुआ है, लड़ना है। अभी तो मोदी का सरकार आने के बाद 14 से तो अलग अलग फंडे शुरू किए उन्होंने। और आदिवासी को डिलिमिटेशन क्या क्या है, वो वनवासी क्या बोलते, ये सब शुरू हो गया। और अब ये वर्गीकरण आ गया, नॉट सुटेबल कैंडिडेट फाउंड, ऐसा कुछ बताते हैं। और हमको वो लेते नहीं नौकरी में, और एम्प्लॉयमेंट में नहीं निकालते, बोगस को परमिशन देते, घुसो आदिवासी में। तो बहुत सारे प्रॉब्लम, जैसा सा समय बदलता है, और वो उनका जो डिस्क्रिमिनेशन का जो है, वो सिलसिला वो चलाते रहते हैं। इसलिए लड़ाई जो युद्ध है, संघर्ष है, समर है, ये कोई समाप्त नहीं हुआ है, लड़ना पड़ेगा आपने। जी अच्छा माधव जी, फिर आपने उसके बाद आप पीएचडी करने के लिए गए। अमूमन हम देखते हैं कि विद्यार्थी जीवन में ही लोग अपना कोई विद्यार्थी संगठन हुआ या अपनी वैचारिकी को ये लोग मजबूत करते हैं और ये किसी संगठन से जुड़ते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ, किसी संगठन से आप जुड़े, सामाजिक, राजनीतिक, वैचारिक? नहीं, ऐसा चलता था, लेकिन इसमें इतना हम इन्वॉल्व नहीं हुए। बाद में मैं जो पॉलिटिक्स में यानी राजनीति में उतरा, और
पुसद में नाइक घराने के खिलाफ मैं विधानसभा में उतरा था, वहां पे कंटेस्ट किया मैंने और 25,000 वोटिंग मुझे मिला। वो बूथ कैप्चरिंग करके उन्होंने, हमारा ही विजय होने वाला था, लेकिन हमारा जो पक्ष था, पक्ष का जो हमारा लीडर था, उन्होंने वो मैच फिक्सिंग की और मैं हार गया। तो वहां पे मुझे अनुभव आया कि लोग कहते थे कि आदिवासी को काय के लिए वोटिंग करना है, उनको अपना नेता बनाना है क्या, उनको अपना मालिक बनाना है क्या। उनकी नियति, उनका तो जन्म मतदान करने के लिए, वोटिंग के लिए हुआ है। आदिवासी का जन्म, दलित का जन्म अपने को वोटिंग करने के लिए हुआ है। वो वोटिंग करेंगे, हम चुन के आएंगे, हम बॉस बनेंगे, मालिक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, वो सुनेंगे। उनका जन्म सुनने के लिए हुआ है, उनका जन्म हमारी सेवा करने के लिए हुआ है। ऐसी जो उनके मन में एक धारणा है, एक सिस्टम है, वो इर्द गिर्द अभी उस समय भी दिखती थी, अभी भी है। अच्छा माधव जी, हम देखते हैं कि अभी तो आपके ये सच्ची जीवन पर आएंगे। आपने चूंकि राजनीति की चर्चा कर दिया, जनप्रतिनिधि का, तो आज की तारीख में तो सदन में, चाहे अपना संसद हो या अपना विधानसभा हो, उसमें ये शेड्यूल कास्ट के लोग और शेड्यूल ट्राइब के लोगों का अधिकांश प्रतिनिधित्व हो रहा है। लेकिन आप लोगों की ये जो मांग है कि आदिवासी हमको कहा जाए, हमारी पहचान आदिवासी है, हम इस देश के हम मूल निवासी हैं, और आपको वनवासी कहा जाता है, शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है, तो इसकी व्यथा वेदना आपके समाज में कैसे है? नहीं, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये सवाल है ये, इसलिए कि वनवासी, ये यहाँ के जो सुपरमेसिस्ट, वो वर्चस्ववादी समाज है, ब्राह्मण समाज, और उसके साथ जो जुड़ा हुआ आरएसएस के जो दूसरे समाज जुड़े हुए, तुम्हारे उधर ठाकुर है, इधर वो जाट है, हमारे यहाँ आंध्र तेलंगाना में रेड्डी है। ये समझते हैं कि हम ये भारत के भूमि के मालिक है, और ब्राह्मण तो ऐसा समझता है। अभी अभी सुना है अपने राम मंदिर का उद्घाटन होने के बाद वो मोहन भागवत ने एक विधान किया वहां पे कि सारे दुनिया को ब्राह्मण रिस्पेक्टेबल है, सारी दुनिया ने ब्राह्मण का रिस्पेक्ट करना चाहिए, करती है, हम सबके ऊपर है। तो वो लोगों को आदिवासी, हमको आदिवासी कहा तो वो ऊपरे होते हैं, यानी बाहर के होते हैं, और उनको वो लग जाता है, वो बात लग जाती है कि ये आदिवासी है तो हम कौन है भैया, हम तो माइग्रेंट है क्या। और वो यानी फिलहाल वो यानी असल में वो माइग्रेंट है, बाहर से आए हुए। यहाँ के मूल निवासी जो है या आदिवासी है, और जो मूल निवासी जंगल है, जमीन है, ये जो है, तो इसका जो मालिक कौन है, ये आदिवासी है। अरे इसलिए जी माधव जी, हम एक चीज देखते हैं कि हमारा धर्म है, इसमें तमाम देवी देवताओं की मूर्तियां और तमाम तरीके का उनका पूजन विधान है। और आपके आदिवासी समाज में आप प्रकृति की पूजा करते हैं, आप नदी की पूजा करते हैं, आप पेड़ों की पूजा करते हैं, आप पक्षियों की पूजा करते हैं। तो यह जो आपका प्रकृति प्रेम है, ये जो आप लोगों का प्रकृति प्रेम होता है, तो प्रकृति से सानिध्य में, और आज की तारीख में दुनिया के पैमाने पर अगर कहीं कोई विडंबना है, अगर कहीं कोई समस्या है, अगर कहीं कोई त्रासदी है, तो वो प्राकृतिक संसाधनों की त्रासदी है। और प्रकृति का दोहन ही आज दुनिया के पैमाने पर संकट का कारण बना हुआ है। प्रकृति को से जितना ज्यादा आदमी अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए, क्षुद्र स्वार्थों के लिए प्रकृति का दोहन करता है, और वह प्रकृति का दोहन इस स्तर तक कर डाल रहा है कि प्रकृति हमसे रुष्ट हो जा रही है, तमाम भूस्खलन हो रहा है,
तमाम ये लोग जंगल काट रहे हैं। जंगल काटने का मतलब हुआ कि हम सीधे सीधे ऑक्सीजन की कमी हमको हो जा रही है। हम अपने पीठ पर ये ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के घूमने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। नदियों को हम रोक दे रहे हैं। नदियों को हम ये रोक देते हैं तो उसमें जितने जलचर हैं, माने प्रकृति का पूरा संतुलन बिगड़ जाता है इससे। और इस संतुलन का रक्षा करने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो अपने आदिवासी समाज है, आदिवासी लोग करते हैं। लेकिन उन आदिवासियों को हम संरक्षित नहीं करते हैं। हम उन आदिवासियों को उसके संरक्षण का अधिकार नहीं देते हैं। हम उन आदिवासियों से उनके संरक्षण का अधिकार छीन रहे हैं। हमको लगता है कि आदिवासियों को अगर उस पर उनका मालिकाना हक मिल जाएगा तो हमारा अधिकार छीना जाएगा। हम उसका ये प्राकृतिक संसाधनों का हम दोहन नहीं कर पाएंगे, हम उसका शोषण नहीं कर पाएंगे। और यही विडंबना है कि जहां जहां आदिवासी रहते हैं, युगों युगों से रह रहे हैं, तो वहां पर उनके उस जमीन के नीचे अपार अकूत खनिज संपदा है। और उस खनिज संपदा की लूट का कारण ये है कि आज की तारीख में चाहे कारपोरेट हो और चाहे सरकार हो, उस खनिज संपदा की लूट के लिए ही आदिवासियों को निर्वासित करने का कार्यक्रम बनता है, उनको बाहर हटाने का कार्यक्रम बनता है, उनको बाहर दूर करने का कार्यक्रम बनता है। और सबसे कमजोर आदिवासी उनको मिलते हैं। तो ऐसी हालत में आदिवासियों के बीच से अपने अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों को लेने के लिए और खास करके भू संपदा को या वो जहां जैसे रहते हैं उनको पाने के लिए कौन सा आंदोलन चल रहा है और आपकी इसमें कितनी सहभागिता है माधव जी? यस, ने पहले बताया था, ये लाइन गई थी मेरी, तो पहले बताया था आपने को, एक आदिवासी पेड़ की पूजा करती है, नदी की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं। तो ये पुरानी बात है। जब प्रकृति में ये रहते थे तो जो अलग अलग घटनाएं घटती थी प्रकृति में, महात्मा फुले करके यहाँ पे बहुत बड़ा एक समाज सुधारक हुआ है। उन्होंने आप ये सभी बातों का जिक्र वहां पे किया है और विश्लेषण किया है। जो नहीं समझता था हमको पहले, अगर बाढ़ आई और बाढ़ में लोग बह के गए, मर गए, तो हम समझते थे कि ये नदी के पानी में कुछ पावर है, शक्ति है, तो उसको नमन करने के, उसकी पूजा करने से हम बच सकते हैं। उससे उसको देवता मानने लगे। और पत्थर के यानी पर्वत के नीचे, यानी एट द फुट ऑफ द माउंटेन हम रहते थे, और ऊपर से एक पत्थर आता था और झोपड़ी पे गिरता था, कुछ मरता था, तो पत्थर में कोई शक्ति है, वो मारने वाली शक्ति है, बचाने वाली शक्ति, ऐसे बताते थे। और उसको एक साइन लगाते थे ऐसा कि ये पत्थर है, और उसको भगवान बनाते थे। पेड़ गिरता था, और दूसरी भावना है कि ये सब देने वाले हैं। पेड़ है और नदी है, ये सब पूरा प्रकृति है, कुछ ना कुछ देती है, फल देती है, फूल देती है, अनाज देती है। शिकार के जंगल में वो प्राणी रहते, पशु, उसको वो जंगल में रहते, इसलिए वो देते हैं हमको, देने वाले हैं। गिवर गेट्स, देने वाले हैं। इसलिए उसका यानी कृतज्ञता का भाव, डेडिकेशन उनके प्रति, समर्पण का भाव रहता था, इसलिए पूजा करते थे। और दूसरा प्रश्न आपका ये है कि ये खनिज जो है, बिरसा मुंडा का चरित्र मैं जब पढ़ता हूं तो वहां पे एक प्रदेश है, तो वो प्रदेश को, वो क्षेत्र को हीरो का प्रदेश कहते थे। वहां पे इतने हीरे मिलते थे, पन्नों का प्रदेश कहते थे। और दूसरा एक क्षेत्र रांची में है, वो क्षेत्र जियोलॉजिस्ट ने बताया दुनिया में कहीं पे भी भूकंप हो सकता है, लेकिन झारखंड में कभी भूकंप नहीं होगा। कि आदिवासी इतना पुराना, अभी वो तुम्हारे इधर का एक, तुम्हारे इधर की यूनिवर्सिटी है,
उपेंद्र सिंह करके एक लेडी है, अशोका यूनिवर्सिटी यूपी के उधर की, तो उन्होंने बताया कि ये कितना पूरा एशियन इंडिया है, प्राचीन भारत है, ये प्राचीन भारत कितना प्राचीन है, तो उन्होंने बताया 20 लाख साल प्राचीन है। आदिवासी सबसे पहले यहाँ पे आए हैं, प्रकृति से वो वाकिफ हुए, परिचित हुए, कहाँ पे क्या खनिज है ये सब यहाँ उनको मालूम है। ये मध्य प्रदेश में जो तालाब है ना, तालाब, मध्य प्रदेश को ऐसा भी कर सकते हैं कि तालाबों का प्रदेश, तो ये सब आदिवासियों ने किए, क्योंकि वो तालाब में जो जमीन में जो ये है खनिज है उससे दूषित पानी मिलता है, लेकिन तालाब में वो झरने आते हैं, झिरप के आता है वो, और स्वच्छ पानी यानी निर्दोष पानी मिलता है वहां पे। तो ये आदिवासी का संशोधन है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आदिवासी के पास है, और इसलिए ये वो जंगल में रहते थे, वो खनिज कहाँ है, जंगल संपत्ति कहाँ है, पानी का स्रोत कहाँ का अच्छा है, उनको मालूम है। लेकिन आप ये कारपोरेट और कैपिटलिज्म का दौर चल रहा है, भांडवलशाही का दौर चल रहा है, और ये जो लोग है कारखानदारी है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो इनको आदिवासी को हटा के वो जमीन में एक खनिज है उस पे उनको दुनिया में नंबर 1 नंबर 2 के अमीर होना चाहते हैं, और आदिवासी को लेकिन कुछ नहीं। यानी 3 करोड़ आदिवासी डिस्प्लेस हुए, उनको अभी जो जंगल है, जंगल में रोड करना है आदिवासी एरिया से, कुछ खनिज है आदिवासी एरिया से, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है आदिवासी एरिया की, और ये मैं तो ये समझता हूं कि ये नक्सलाइट भी स्पॉन्सर्ड है, ये कारपोरेट घराने के, वो आदिवासी एरिया में घुसा देते हैं आदिवासी को, वहां से आकर नंदिनी सुंदर ने बहुत अच्छा लिखा है बर्निंग फॉरेस्ट में, ये सब बताया उसने। तो ये सब वहां के जो जहां जहां आदिवासी है वहां संपत्ति है, खनिज है, पानी है, वहां पे जंगल की संपत्ति है, वहां पे जमीन की संपत्ति है, ये सब लूटना चाहते हैं और उसके बदले में कुछ नहीं देना चाहते। तो इसलिए मैं हर बार हमारे आदिवासी को बताता हूं कि यहाँ भारत में जो संघर्ष हुआ विदेशियों को, 200 साल विदेशी यहाँ पे रहे, और उससे ही पहले भारत में अगर कोई जमात, कोई समाज होगा तो आदिवासी समाज है, वो निरंतर संघर्ष कर रहा है। आर्य आए उनके साथ संघर्ष किया, मुसलमान आए, मुगल आए, उनके साथ संघर्ष किया, पुर्तगीज आए, उनके साथ संघर्ष किया, डच आए, उनके साथ संघर्ष किया, हून आए, उनके साथ संघर्ष किया, उसके बाद ब्रिटिश आए, उनके साथ संघर्ष किया, वो आर्य के साथ संघर्ष किया, और आज भी हमारा संघर्ष जंगल में शुरू है। हमारा जीवन का पर्याय शब्द अगर किसने पूछा मुझे तो आदिवासी का पर्याय शब्द क्या है, तो मैं समझता हूँ पर्याय शब्द बैटल है, लड़ाई है, संघर्ष है, और हम संघर्ष करने के बाद हमको मिल रहा कुछ नहीं है, क्योंकि आदिवासी के पास बहुत सारा है, नॉलेज है। जी माधव जी आपको पाने के लिए एक सीधी सी बात है कि सब कुछ तो राजनीति निर्धारित करती है, सत्ता निर्धारित करती है, और सत्ता में भी आप लोगों को रिजर्वेशन भी आप लोग दिया गया, 7% दिया गया है, और आप लोग राजनीति में भी सत्ता के सिर्फ पर आज की तारीख में आप पहुंच गई है। द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके अधिकारों का जिस तरीके से संरक्षण होना चाहिए उस तरीके से संरक्षण नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे आप क्या कारण समझते हैं? यस, इसमें रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन से गए हुए हमारे सांसद है और लेजिस्लेटर्स है, वो तुम्हारे इधर पार्टी भी है, वो तुम्हारे तो पार्टी है वहां पे झारखंड मुक्ति मोर्चा का,
हमारे यहाँ महाराष्ट्र में पार्टी ने, ये बड़े पार्टी के सांसद रहते हैं, लेजिस्लेटिव एमएलए रहते हैं, और ये एमएलए और सांसद जब सदन में बैठते हैं तो वो उनके पार्टी के जो हाई कमांडो रहते हैं, वो लीडर रहते हैं, वो बताते हैं, उसके तहत ही उनका कार्यक्रम चलता है। आदिवासी के जो सांसद है, आदिवासी के जो आमदार खासदार है, इन्होंने सुमोटो कुछ आदिवासी के समस्या पे चिंतन करके संसद में और विधानसभा में प्रोग्राम रखना चाहिए। 5वीं है, 6वीं 6वीं सूची है, वो सूची में ऑटोनॉमस काउंसिल करके, ऑटोनॉमस स्टेट, ऑटोनॉमस तहसील करके ऐसे कुछ प्रावधान वहां पे है। और वो गवर्नर वो जो राज्यों के गवर्नर है, वो राज्य के गवर्नर ने उनको सुमोटो उनको ये ऑटोनॉमस काउंसिल बनाना, ऑटोनॉमस जिला परिषद बनाना चाहिए, ऑटोनॉमस पंचायत समिति बनाना चाहिए। ये नहीं बनाते नहीं है। और आदिवासी कमेटी होती है, उसमें कोई निर्णय नहीं लेते। हमारे महाराष्ट्र में तो आदिवासी का जो फंड है वो डाइवर्ट कर देते हैं। मुक्त विद्यापीठ है, हमारे मुक्त विश्वविद्यालय है यशवंतराव, वहां पे वो फंड देते। अभी वो लाड़की बहन करके हमारे वो लाड़की बहन योजना है, वो उसको किसका फंड इस्तेमाल कर रहे हैं? वो आदिवासी का फंड दे रहे हैं। तो हमारे ये हमारे सब सांसद है, ये राजनीतिक लोग है, ये महात्मा गांधी के बंदर के जैसे है। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, ये चुप बैठे। क्योंकि तुमको लड़ना है तो योद्धा के तरफ वहां जाना चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने एक स्कूल निकाली थी पंजाब में, लेकिन वो जल्दी मर गए, यानी उनका देहांत हो गया, निर्वाण हो गया। उन्होंने बताया था कि जो कोई राजनीति में जाता है उसको समाज के प्रश्न का भान चाहिए, उसकी जान चाहिए, इसको पता चाहिए कि क्या है समाज के प्रश्नों का जड़ क्या है। दूसरी बात उन्होंने बताया कि उसको कानून की जानकारी चाहिए, कैसे कैसे कानून है, कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल में कौन से कलम है, क्या क्या प्रावधान है, और नए नए जो कुछ प्रोविजंस है उसकी भी पढ़ाई उनको करनी चाहिए, उसका स्टडी चाहिए। और थर्ड ये चाहिए कि वो डेयर डेविल चाहिए, साहस चाहिए उसमें, और बोलने की कला चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम है, सोशल सिस्टम, और जिस सोशल सिस्टम से ये लोग जाते हैं राजनीति में, और राजनीति में कि बाबा साहब ने ये भी बताया था, जाओ और तुम्हारे घर के दीवार पे लिख के रखो, तुमको इस देश में राज्य करती जमात होना चाहिए, होना है। राज्य करती जमात होना है, यानी क्या होना है? जो तुम्हारे लिए वहां पे अधिकार है, तुम्हारे विकास के लिए जो स्कीम्स है, जो कानून है, वो सब तुम्हारे लोगों तक पहुंचाना है। ये हमारे लोग करते नहीं, कुछ नहीं करते, बहुत कम लोग ये करते। और जो जाते राजनीति में, वो स्कूल लेते, कॉलेज लेते, घर पे बैठते, पैसा कमाते, और वो भी ये हो जाते, सोफिस्टिकेटेड हो जाते, वो भी हाई क्लास हो जाते। और आदिवासी दिन आता तब आते हैं, भाषण ठोकते, निकल जाते। क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि अगर तुमको एक मंदिर बांधना है, तो मंदिर, समाज का मंदिर बांधना है, खड़ा करना है, तो एक पीढ़ी ने वो मंदिर की नींव बनना चाहिए। उन्होंने, एक पीढ़ी ने ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे सब कुछ मिलेगा। बाबा साहब आम्बेडकर हो, पेरियार हो, बिरसा मुंडा हो, उनके हयात में उनको कुछ नहीं मिला, अभी उनको सम्मान मिल रहा है, लेकिन उन्होंने समर्पण किया है। समर्पित भावना से हमको समाज के लिए काम करना है। और राजनीति है,
वो तो गुरुकिल्ली है सब समस्या की। लेकिन ये गुरुकिल्ली जो है हम अंधे लोगों के हाथ में दे रहे और वो उसके पन्ने फाड़ रहा है। तो वहां पे अच्छा माधव जी, ऐसे लोग माधव जी, तो जी माधव जी, Yes. राजनीति से तो सब होता है और राजनीति में इनकी सहभागिता बढ़ रही है, जनप्रतिनिधित्व भी बढ़ रहा है। आपने कहा कि वो राजनीतिक दल दूसरे हैं, तो एक तो आपका कम से कम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है या झारखंड में जितने लोग हैं वो तो विशुद्ध आदिवासियों की ही मंशा को लेकर के, आदिवासियों के ही हितों के लिए उस दल का गठन किया गया था। और एक लंबे संघर्ष, लंबे आंदोलन के बाद वो लोग राजनीति में आए, तो आखिर वहां से भी आदिवासियों का हित साधन क्यों नहीं हो पा रहा है? वहां पे अलग अलग कारण है। ये जो कारपोरेट ये जो फैमिली जो वहां पे घुस गई है, आदिवासी को विस्थापित कर रहे हैं और उसके बैकग्राउंड में वो राजनीतिक जो करना है तो ये विस्थापित हो रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो इन्होंने ये राजनीतिक लोग जो है उन्होंने ये मांग की करनी चाहिए, जो फैक्ट्री यहाँ पे खड़े हो रहे, कंपनी खड़े हो रहे, तो वो कंपनी में हर घर के 2 लोग नौकरी में लेना चाहिए और वहां के कंपनी में और इंडस्ट्री में आदिवासी का ही शेयर होना चाहिए। और ये शेयर, आदिवासी का शेयर, इनके पास पैसा नहीं तो सरकार ने शेयर भरना चाहिए वहां पे। ऐसे कुछ प्रोग्राम आदिवासी के राजनीतिक जो नेते हैं उन्होंने रखना चाहिए। और मैं ये हमेशा सोचता हूं कि अगर राजनीति केवल कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम में नहीं चलती है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम और उसमें जो का आर्टिकल है वो तो सिर्फ सजेशन है। राजनीति जो करता है, वो जो नेता है, उसके पास क्रिएटिविटी चाहिए, कल्पकता चाहिए, सृजनशीलता चाहिए। वो हमारे आदिवासी के फिलहाल कौन सी समस्या है, कौन से प्रॉब्लम है और कौन सी योजना लाने के बाद आदिवासी आगे जाएगा, तो उसका मूल है शिक्षण। हमारे विकास का सबसे पहला कौन सा मूल होगा, फंडामेंटल, बेसिकल, रेडिकल कौन सा यानी हेल्प मिलेगी, तो पढ़ाई बहुत यानी ऊंचे दर्जे की पढ़ाई चाहिए। और वो पुराने जो नाच गाने हैं, वो त्योहार मनाना है, देव देवता, उसमें थोड़ा कम लक्ष्य डालना है। और तीसरी बात है कि मैं एक सिद्धांत हमेशा आदिवासी के सामने रखता हूं, ट्राइबल कम्युनिटीज एंड सर्वाइवलिज्म, न्यू सर्वाइवलिज्म। क्योंकि आरक्षण के भरोसे पे तुम आगे नहीं जा सकते, तुमको उद्योग में उतरना चाहिए। तुम्हारे गांव में देखो, तुमको भी अभी बहुत गर्जा तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास कितने साधन है इनकम के, खेती, मजूरी और नौकरी। दीज आर ओनली 3 सोर्सेस ऑफ इनकम। और इसके अगेंस्ट में तुम्हारे जो रिक्वायरमेंट है, गर्जा है, कितने बड़े हैं। तुमको भी बहुत बड़ी बीमारी हो रही है, तुमको भी 4 व्हीलर लग रहा है, तुमको भी ट्रांसपोर्ट का पैसा लग रहा है, वो कहां से लाएंगे तुम? नौकरी नहीं मिल रही है, खेती पिक रही, उसके फसल नहीं आ रहे। और दूसरी बात कि नौकरी तो नहीं मिल रही है और मजदूरी तो क्या विस्थापित हो रहे लोग, मजदूरी नहीं मिल रही है तुमको। तो क्या आपको ये 3 सोर्सेस के बगैर दूसरे सोर्स ढूंढना नहीं है? तुमको पंक्चर का दुकान भी डालना चाहिए, जनरल स्टोर्स तुमने डालना चाहिए, कपड़े के दुकान तुमने डालना चाहिए। ये सब उद्योग धंधे में तुम्हारे गांव में देखो ना, तुम्हारे कितने दुकान है। तुम अगर भोपाल में रहते तो तुम्हें कपड़े की दुकान, कपड़े नहीं लगते तुमको, तो तुम्हारे कपड़े की दुकान कितनी, दवाई के दुकान तुम्हारे कितने, तुमको दवाई नहीं लगती। तो ये नया जमाने का नया दौर है, नई मांग है, इसमें हमने घुसना चाहिए, इंडस्ट्री करना चाहिए
उद्योग धंधे करना चाहिए और इकोनॉमी प्राप्त करना है। इकोनॉमी प्राप्त करने के बगैर तुम्हारे पास कोई चारा नहीं यार, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि पहले जमाना था कि फिलॉसफी से दुनिया चलती थी, अब फिलॉसफी से दुनिया नहीं चलती, अब इकोनॉमी से दुनिया चलती है, और तुम्हारे पास इकोनॉमी भी नहीं है। अच्छा माधव जी, फिलॉसफी से दुनिया चलती है, इकोनॉमी से दुनिया चलती है, और सच बात तो ये है कि पूरी दुनिया राजनीति से चलती है, और राजनीति में भी आप लोग इतने स्तर तक आ गए। लेकिन एक चीज और भी है कि ये जो हमारा ये राजनीति समाज से चलती है, और समाज का दर्पण हमारा साहित्य होता है। आप तो लिटरेचर के आदमी हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा सामाजिक संरचना है, जो हमारी व्यथा है, जो हमारी कथा है, उसको अभिव्यक्त करने के लिए हमारे पास साहित्य है। और साहित्य में भी आदिवासी साहित्य, आदिवासी लोक संस्कृति एक बहुत ही समृद्ध परंपरा है। तो इसके ऊपर आप कुछ रोशनी डालेंगे कि आज की तारीख में आदिवासी संस्कृति सभ्यता को लेकर के, साहित्य को लेकर के क्या सृजन हो रहा है? यस, अभी तुम्हारे एरिया में जो साहित्यिक है वो अच्छे लिख रहे हैं। महाराष्ट्र में मराठी में लिखते हैं तो उसको ज्यादा स्कोप नहीं है, लेकिन आदिवासी समाज जो अनुभव लेके आता है, ये मॉडर्न संस्कृति में, सिविलाइजेशन में आता है, तो आदिवासी के पास बहुत सारा खजाना है। तो हमारे साहित्यिकों ने, जो लेखक है, कवि है, नाटककार है, उन्होंने उनका जीवन, आदिवासी का जीवन, आदिवासी की समस्या, आदिवासी की जो प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, ये सब आपने साहित्य में उतारना चाहिए। जैसिंटा करकेट्टा करके आपको मालूम है, वो बहुत अच्छी लिखती हो। निर्मला पुतुल करके उधर के, वो अच्छे लिखते हैं। और हमारे दोस्त है झारखंड के, वो ग्लैडसर डुंगडुंग करके, वो भी अच्छे लिखते हैं। वो आदिवासी का जो सारंडा करके वो उन्होंने किताब लिखा है, क्रॉस फायर के किताब, वो मेरे घर पे आके गए, यवतमाल में उनको बुलाया था हमने। और वो रूबी हेमराम करके कलकत्ता में वो आदिवानी करके ये प्रकाशन चलाती है, पब्लिकेशन है उनका। तो ये आदिवासी का जीवन जो है पूरी तरह से साहित्य में वो प्रतिबिंबित होना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो मेहनत लेनी चाहिए आदिवासी साहित्य में। दूसरों का भी साहित्य पढ़ना चाहिए, रशियन साहित्य पढ़ना चाहिए, निग्रो साहित्य पढ़ना चाहिए, मराठी साहित्य पढ़ना चाहिए, हिंदी साहित्य पढ़ना चाहिए, बंगाली साहित्य पढ़ना चाहिए। महाश्वेता देवी के 24 किताबें हैं, आदिवासी पे ज्यादातर आदिवासी पर किताबें, वो सब पढ़ के एक नई स्टाइल डेवलप करना चाहिए। आप देखो ये जो अरबस्तान के हिंदी साइडर के, वो उर्दू साइडर के, अदर यानी गल्फ कंट्री के जो लेखक है, उनको ज्यादा से ज्यादा नोबेल प्राइज मिल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनके साहित्य में वो समाज का जीवन ढाया है, उसमें वो समाज का जीवन रखा है उसमें। आदिवासी थोड़े कम गिर रहे हैं उसमें कि आदिवासी का जीवन कैसा है, संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, ये सब हमारे साहित्य में आना चाहिए, कविता में आना चाहिए, कादम्बरी में आना चाहिए, कथा में आना चाहिए, वैचारिक साहित्य में आना चाहिए, और दुनिया को परिचय होना चाहिए। हमारे भारत में ही नहीं तो भारत के बाहर भी हमारा साहित्य जाना चाहिए, उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में होना चाहिए। जैसा कि केनिया में, वो ब्राजील में, या अफ्रीकन कंट्री जो लोग है, चिनुआ आचेबी करके, जो बेन वोकरी करके, वो उनके यानी लोकल लैंग्वेज में लिखते थे, लेकिन दुनिया में उनका साहित्य ट्रांसलेशन हुआ इंग्लिश में, जर्मन में, फ्रांस में गए, और ये सब समझने लगे कि अफ्रीकन इतनी अच्छी सभ्यता, इतनी संस्कृति है, इतने ऐसे मानवीय मूल्य इनके पास है, और ये बहुत यानी धरोहर है दुनिया की, ऐसे उनको मानने लगे। आदिवासी का ऐसा नहीं हुआ है।
तो मेहनत लेनी पड़ेगी। अभी तो शिक्षा मिल गई हमको, पढ़ रहे हैं, रोजी रोटी का प्रॉब्लम मिट गया तो कुछ उन्होंने लेखनी हाथ में लिए और लिख रहे हैं हमारे जैसे। माधव जी अगर जी देखते हैं कि जैसे बंगला में पर्याप्त प्रचुर मात्रा में आपका साहित्य उपलब्ध है, और खास करके हम जिक्र करेंगे महाश्वेता जी का। अपना महाश्वेता जी का जो पूरा साहित्य सीजन है, आप उसको उठा के देखिए तो आदिवासी समाज, आदिवासी लोक संस्कृति, आदिवासी और उनके बंगला के उनके रचनाओं का हिंदी में, अंग्रेजी में वो व्यापक तरीके से उसका जो प्रचार प्रसार हुआ है, अपना पब्लिकेशन हुआ है। तो क्या उस तरीके से और भी भाषाओं में आपका जो जो ये ओरिजिनल आदिवासी जो साहित्यकार है, अपने लुगुन है, अपने विश्वासी एकता जी हैं, ऐसे तमाम साहित्यकार है, तो उन लोगों को आखिर उतना स्पेस क्यों नहीं मिल पा रहा है साहित्य में और अपने इस साहित्य जगत में, सामाजिक जगत में? नहीं मिलता है, लेकिन तुम्हारा साहित्य जो है उसमें मूल्य चाहिए, दर्जेदार चाहिए। तुम्हारे इधर का वो जो सुवेंद्र हंसदा शेखर करके, उनके आदिवासी विल नॉट डांस, वो हिंदी में आया, वो मराठी में आया, वो कन्नड़ में भी आया, वो इंग्लिश में भी है। दूसरी बात कि अगर तुमको बाइलिंगुअल होना चाहिए, अगर तुमको इंटरनेशनल लेवल पे हमारा साहित्य प्रोजेक्ट करना है, तुम्हारे समाज का जीवन, तुम्हारी संस्कृति, सभ्यता और तुम्हारे डे टू डे लाइफ, तुम्हारी समस्या, तुम्हारी स्त्री जीवन कैसा है, तुम्हारे जैसा भैगा में दहेज देने की प्रथा सारी दुनिया में है, लेकिन भैगा समाज में उल्टी प्रथा है। वो जो ये ब्राइड रहता है, वो लड़का रहता है, वो लड़की को दहेज देता है, नहीं दिया तो उसके घर में जाके काम करता है कुछ दिन। ये कितनी अच्छी, यानी जेंडर इक्वालिटी का कितना बड़ा अच्छा ये उदाहरण है। अगर तुम्हारे यहाँ जो अच्छे अच्छे बातें हैं, जो रीति रिवाज है, हमारे यहाँ हिंदू धर्म के जैसे स्त्री पुरुष विषमता नहीं है, हमारे यहाँ छुआछूत नहीं है। ऐसा आदिवासी समाज ऐसा है कि जहां पे अनटचेबिलिटी नहीं मानते लोग, स्त्री को यानी मातृसत्ताक हम, ये सब कब आएगा हमारे साहित्य में? ये सब आना चाहिए और बाइलिंगुअल होना चाहिए। मैं तो ये बताता हूं, अगर तुमको नौकरी नहीं मिलती, आरक्षण नहीं है, खत्म होने जा रहा है, तो दुनिया, द होल वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर। इंग्लिश में एक मान है, द होल वर्ल्ड इज ऑयस्टर, पूरी दुनिया तुम्हारे लिए खुली है। तो आदिवासियों ने हमारे भाषा के साथ साथ इंग्लिश भाषा भी सीखनी पड़ेगी उनको। इंग्लिश भाषा आनी चाहिए, और इंग्लिश लैंग्वेज हमारी मातृ लैंग्वेज बनाओ। तुम जर्मन जा सकते, फ्रांस में जा सकते, अमेरिका जा सकते, इंग्लैंड में जा सकते, कहीं भी जाके तुम वहां पे नौकरी यानी इकोनॉमी प्राप्त कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं। हमारे यहाँ के नांदेड़ के एक दलित कार्यकर्ता है सूरज एंगड़े, वो हार्वर्ड में पढ़ते हैं, वहां के स्कॉलर है, सारी दुनिया में जाते हैं। वो दलित के, वो शेड्यूल कास्ट के, तो उनके किताबें आए, वो ऑक्सफोर्ड में उनको बुला रहा, पूरे दुनिया में उनका निमंत्रण। और इंडियन एक्सप्रेस देखते होंगे तो 15 दिन में उनका एक ये चलता है, सीरियल चलता है, वहां पे भी लिखा था मैंने एक आर्टिकल आदिवासी का। तो आपको लैंग्वेज, कोई भी शास्त्र हो, साहित्य शास्त्र हो या विज्ञान का शास्त्र हो, ये सभी शास्त्र भाषा से डील होते हैं। आपकी भाषा अच्छी नहीं है तो भाषा आपको अच्छी चाहिए।